हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवल। और उम्मीद करते हैं आप सभी अपनी प्रिपरेशन को लेके एक्टिव में होंगे, एक्टिव मोड में होंगे। तो आज की हमारी क्लासेस रहेगी सेक्शन 10 यानी कि नोटिस ऑफ सडन एक्सीडेंट। ये सेक्शन 10 क्या है? नोटिस ऑफ सडन एक्सीडेंट। सडन एक्सीडेंट मीन्स विशेष दुर्घटना। तो क्या है? सूचना किनकी? विशेष दुर्घटना की। और ये दुर्घटना किससे रिलेटेड है? या तो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, और हम लोग माइनिंग है तो हम माइंस के बारे में, ओके, तो माइंस से रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट या माइंस। ओके, विशेष का हिंदी अगर रीजनल लैंग्वेज में देखा जाए तो खास कर, ठीक है। अब इसमें क्या बताता है या क्या सिखाता है हमें या क्या करना है उसके बारे में इस सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे और चलेंगे। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है कि तो हमें नोटिस भेजना होता है, ठीक है। हमें नोटिस भेजना होता है। हमें में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो विशेषकर जो लोग आते हैं उन्हें ही नोटिस भेजना होता है। और किनको, इसके बारे में ये सेक्शन 10 बताएगा, ठीक है। और कितने समय तक, सेक्शन 10 ही बताएगा। ओके, बेसिकली क्या कर दिया ना कि सब एप्रोप्राइट गवर्नमेंट ये भाई पहले के माइंस एक्ट में क्या था? हाँ भाई, खासकर लिखा जाता था कि इन्हें और इतने समय में और इनको भेजना है। बट यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेक्शन 10 नोटिस ऑफ सडन एक्सीडेंट वेयर एट एनी प्लेस इन एस्टेब्लिशमेंट। किस एस्टेब्लिशमेंट, माइंस के किसी भी प्लेस में या एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी प्लेस में, विशेषकर ये जो कोड बना है सारे फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट, डॉक वर्कर और जितनी भी कंपनियां हैं सबको मर्ज करके बनाया गया है इस कोड को, ठीक है। लेकिन हम लोग एस्टेब्लिशमेंट को मीनिंग क्या समझेंगे? अपनी माइंस ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग किससे हैं? माइंस से, माइनिंग से रिलेटेड है, तो माइंस को ही समझेंगे। एस्टेब्लिशमेंट में माइंस, ओके। तो कह रहा है कि वेयर एट एनी प्लेस इन ए एस्टेब्लिशमेंट एन एक्सीडेंट occurs which cause death or which cause any bodily injury by a reason of which the person's injury is prevented from the working for a period of 48 hours or more immediately following the accident or such natures may be prescribed by the appropriate government then। हाँ, तो कह रहा है ना कि अगर किसी स्टाफ या वर्कर या किसी पर्सन्स की एक्सीडेंट होती है और उस एक्सीडेंट में डेथ का रीजन बनता है, डेथ होती है या डेथ का कारण बनता है या डेथ होता है, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ है? डेथ, अगर किसी की मृत्यु हुई तो, या फिर बॉडी इंजुरी में भी भाई अगर छोटी सी एक्सीडेंट हुई, मेरे को यहाँ स्क्रैच हो गई, खोच लग गई या खांच आ गई, ठीक है, तो ये क्या बॉडी इंजुरी बोलेंगे? नहीं। लेकिन यही इंजुरी अगर थोड़ी डीपली रही, यहाँ की नस फट गई या फिर यहाँ हाथ थोड़ा डीपली टाका उका लग गया, जिसके कारण हम 48 घंटे तक, या फिर इससे ज्यादा या फिर मोर 48 घंटे या इससे ज्यादा हम अपनी ड्यूटी में एब्सेंट रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? वो बॉडीली इंजुरी कहलाएगा। और उसके तहत क्या करना होता है? नोटिस भेजना होता है। किन्हें, कब और कितने समय के अंतराल में, ये नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ यही कहता है कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण डेथ हुई या फिर बॉडीली इंजुरी हुई जिसके कारण विक्टिम 48 घंटे और उससे ज्यादा एब्सेंट रहा, तो क्या करना है? आगे देखिए। पहला क्या करना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हमें नोटिस भेजना है, ठीक है। अब भेजने वाले कौन कौन रहेंगे? तो पहला पॉइंट है एम्प्लॉयर और ओनर और एजेंट और मैनेजर रेफर टू इन दी सेक्शन 67 ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट इन माइंड, यानी कि एम्प्लॉयर भी मेंटेन किया गया। एम्प्लॉयर, ओनर, एजेंट और मैनेजर, और ये सेक्शन 67, यानी कि सेक्शन 67 क्या है? मैनेजर है। और मैनेजर की अपॉइंटमेंट किससे होती है? सेक्शन 67 के अकॉर्डिंग। पहले क्या था? पहले की बात अब मत करो, रेगुलेशंस 27 और
एक्ट 17। तो पहले की डाटा आपको भूल जाओ, लेकिन अभी की डाटा में क्या है, सेक्शन 67 के तहत मैनेजर की अपॉइंटमेंट होती है। क्वेश्चंस ये बन सकता है कि मैनेजर की अपॉइंटमेंट किस सेक्शंस के तहत होती है। नए कोड के अनुसार मैनेजर की अपॉइंटमेंट किस सेक्शन से होती है, तो आंसर इज 67। ओके, 67 के अंतर्गत ये मैनेजर और ये सब, तो पहले में मेंटेन कर दिया गया है कि एम्प्लॉयर, ओनर, एजेंट और मैनेजर। अब दूसरा पॉइंट में कौन कौन लोग हैं, दूसरा पॉइंट में एम्प्लॉयर और मैनेजर इन रिलेशन टू सच एस्टेब्लिशमेंट इफ इट इज ए फैक्ट्री और रिलेटेड टू डॉग वर्कर। ये हम लोग का पॉइंट नहीं, फिर भी ये डॉग वर्कर और किसी फैक्ट्री के बारे में, तो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयर और मैनेजर, क्योंकि क्या है कि जो OSHWC कोड बना हुआ है, ये बहुत सारे चीज़ों को मर्ज करके बनाया गया है। जैसे कि इसमें रेलवेज भी मर्ज कर दिया गया है और माइंस भी मर्ज कर दिया गया है, फैक्ट्री भी मर्ज कर दिया, प्लांट सब, यानी कि टोटल जो भी कंपनियां सब मर्ज करके बनाई गई है ना, इसलिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट सबको मेंटेन किया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए नहीं है, ये डॉग वर्कर के लिए है। ठीक है, तो ये मेंटेन हुआ। और तीसरा क्या मेंटेन है, द एम्प्लॉयर ऑफ प्लांटेशंस एंड और एन एस्टेब्लिशमेंट रिलेटिंग टू बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शंस वर्क और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा कंस्ट्रक्शंस को लेके है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस को लेके, यानी कि माइंस में भी कुछ कंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शंस का वर्क नहीं है, जैसे ऑफिस बनाना है और फिर रेस्ट शेल्टर बनाना है, या फिर अटेंडेंट क्लर्क के लिए कमरा बनाना है, रूम बनाना है, तो वह सब कंस्ट्रक्शंस में भी आएंगे ना, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, बट ये इसका यूज नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो इतने पर्सन्स हैं जो कि क्या करेंगे, शॉल सेंड नोटिस देयर फॉर सच अथॉरिटीज, उन्हें नोटिस भेजेंगे, किनके, वैसे अथॉरिटीज के पास जिनके पास क्या, इन ए सच ए मैनर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ किन्हें और कितने समय में भेजेंगे ये मेंटेन नहीं किया गया, लेकिन ये मेंटेन किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिनको भेजने बोले और निर्धारित समय में जिनको भेजने बोले उन्हें भेजेंगे। ठीक है, नोटिस भेजेंगे। कौन भेजने वाले कौन होंगे, एम्प्लॉयर, ओनर, एजेंट और मैनेजर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के चला गया है, मतलब सेक्शन 10 का पहला सेंटेंस ये क्वेश्चन मार्क करके चला गया कि भाई आपको तो नोटिस भेजना है, लेकिन किनको भेजना है, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जिनको निर्धारित करे या फिर जिनको सिलेक्ट करे उनको, ठीक है, नोटिस भेजना है। ओके, स्पेलिंग देखना है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या होती है। तो ये कब किन्हें कब में क्या आ जाएंगे, समय भी आ जाएंगे ना। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है ये क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे कि भाई किसे और कब भेजना है। ठीक है, नोटिस ऑफ सडन एक्सीडेंट है ना, रूल्स में ये दिया गया है, रूल्स 7, 8, 9, 10 ये सारे एक्सीडेंट और सीरियस बॉडी डिजीज ये सब को लेके है। जब रूल्स में पढ़ेंगे उसमें सब पता चलेगा। बट मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि अगर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है तो पहला तो जाएगा किन के पास, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यानी कि चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास। उसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास जाएगा जो RIM के जाएगा। RIM को जगह पे क्या हो गया, CIM हो गया और IF हो गया। CIM और IF, चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर और ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ठीक है। तो नोटिस जाएगा, इनको तो जाएगा ही, इनको भी जाएगा ही, इसके साथ साथ किसको जाएगा, इनके साथ साथ विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी जाता है और SDO को जाता है, ये दोनों में से किसी एक को जाता है। इसके बाद क्या है, लोकल पुलिस स्टेशन को भी जाता है, लोकल पुलिस स्टेशन को भी नोटिस जाता है, ठीक है। और ये सब चीज कहाँ पढ़ेंगे, ये सब चीज हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। अच्छा, पहले क्या था कि जो भी अपना पॉलिसीज यानी कि इंश्योरेंस करा रखे थे तो कंपनसेशन के लिए उन्हें भी जाता था, बट अभी क्या है कि शायद उसको रखा है कि नहीं रखा है ये देखेंगे जब रूल्स में पढ़ेंगे। तो अभी इसको एज ए समझाने या फिर जानकारी के लिए बताया है, जब रूल्स में जाएंगे तो डीपली उसको देखेंगे, ठीक है। Second point, where a notice given under sections 1, when a notice given under sections 1 related to accident causing death in a plantations or establishment relating during the other constructions work or any other establishment, the authority whom the notice of this shall be make injury into the occurrence within 2 months of receipt of the notice, there is no such authority. The chief inspector cum facilitator shall be cause the inspector cum facilitator to make inquiry within the said period। अच्छा, ये काफी मजेदार वाली बात की गई है, ओके। क्या है कि देखिए यहाँ पे कि भाई एक्सीडेंट हो गया या उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हुई या बॉडी इंजुरी हुई, तो क्या होगा कि विदिन 2 मंथ्स के अंदर, विदिन 2 मंथ्स के अंदर, विदिन 2 मंथ्स के अंदर क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगा भाई, एग्जामिन होगा कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे डेथ हुआ, कैसे बॉडी ऑफ इंजरी हुआ, और ये एग्जामिन करवाने वाले कौन रहेंगे, CIF और IF, ठीक है। बस यही बात रखी गई है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेयर ए नोटिस इज गिवन अंडर सब सेक्शंस 1 रिलेटेड टू एन एक्सीडेंट काउजिंग डेथ इन प्लांटेशंस और एन एस्टेब्लिशमेंट, अगर किसी कारण डेथ होती है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट या प्लांटेशंस वर्कर में, ठीक है, रिलेटिंग टू बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शंस और वर्क एनी एस्टेब्लिशमेंट दी, हाँ कोई भी रिलेटेड टू वर्किंग, ओके, डेथ होती है, तो क्या है कि ऑथोरिटी टू हुम द नोटिस इज सेंट शैल बी मेक इंक्वायरी इन द ऑकरेंस। ऑथोरिटी टू हुम, जो ऑथोरिटी है जिनके पास हम लोग नोटिस भेज रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स ऑफ रिसीप्ट, अगर हम यहाँ से नोटिस आज भेजे तो 2 महीना के अंदर अगर उनके टेबल में परसों नोटिस मिल जाती है, उनके टेबल में पहुंच जाती है, तो मिलने के डेट से 2 महीना के अंदर क्या करेंगे, नोटिस के मिलने के 2 महीना के अंदर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शैल cause the inspector come facilitator to make inquiry within the set period। हाँ, तो 2 महीना के अंदर वो क्या करवाएंगे कि एक इंक्वायरी बैठकी करवाएंगे, इंक्वायरी लगाएंगे कि भाई कैसे हुआ, पता लगाओ, ताकि भविष्य में और किसी के साथ ना हो सके। साथ साथ जो भी अगर किसी की गलती हुई तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी और हर्जाना भी, ओके। तो ये हम लोग का खत्म हो गया। अच्छा, नोटिस ऑफ सडन एक्सीडेंट किस फॉर्म में दिया जाता है, तो ये फॉर्म नंबर हमेशा याद रखें, फॉर्म 11 में दिया जाता है, ठीक है, फॉर्म 11।
फॉर्म 11। तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट रेगुलेशंस को देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शंस को देखेंगे। भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ बट आई थिंक डिजिटल बोर्ड नहीं है, दैट्स वाई व्यू नहीं आती है। हाँ, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है वो तो देखते ही हैं, अच्छा है। और उनकी भी क्लासेस, डिप्लोमा की एग्ज़ाम होने वाली है ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो क्लासेस अभी आप लोग की पेंडिंग रहेगी। जब हो जाएगी हम प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट या फिर प्रॉपर सेटल हो जाएंगे तो फिर आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट है 11, नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंस। नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंस। सेक्शंस 11, notice of certain dangerous occurrence। यानी कि सूचना किसकी, खतरनाक घटनाओं की सूचना के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नोटिस ऑफ सर्टन डेंजरस ऑकरेंस वेयर in an establishment there is any dangerous occurrence of such nature, whether causing any bodily injury or disability or not, the employer shall be sent notice thereof such authorities, and such forms within the such terms may be prescribed by the appropriate government। वही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ना कि माइंस में या फिर एस्टेब्लिशमेंट में वैसे घटना या प्रत्येक घटना जिसके कारण कोई हानि हो या ना हो, आपको नोटिस भेजना है, ठीक है। सच एज नेचर्स वेदर दे causing a bodily injury or disability, ठीक है, और नॉट। अगर बॉडी इंजुरी हो रहा है या किसी को डिसेबिलिटी हो गई है या नहीं भी हुई है तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयर सेंड नोटिस देयरफॉर सच अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ सच टाइम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर को जिक्र किया गया है कि एम्प्लॉयर की यानी कि ओनर, एजेंट और मैनेजर की ड्यूटीज रहेगी क्या भेजने के लिए, नोटिस भेजने के लिए। और कितने समय के अंतर्गत भेजने के लिए, जो एप्रोप्रिएट APPR क्या है भाई, APPROPRR एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निर्धारित करेंगे, उनको नोटिस भेजना है। और ये किस फॉर्म में जाएगी, फॉर्म 11 में ही। मतलब वो पहले क्या था कि अगर कोई डेंजरस ऑकरेंस होता था तो अलग फॉर्म होती थी, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ तो अलग फॉर्म होती थी, सीरियस बॉडी इंजुरी हो गई तो अलग फॉर्म होती थी, कोई भी डिजीज। तो अब क्या हो गया ना, सारे को मर्ज करके एक ही फॉर्म रख दिया गया, फॉर्म 11, ठीक है। क्या है, नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस फॉर्म 11 में जाएगी। कौन भेजने वाले, कौन रहेंगे, एम्प्लॉयर रहेंगे, फॉर्म 11 में जाएंगे, डेंजरस ऑकरेंस, ठीक है। अच्छा, किनको भेजेंगे, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेंगे उन्हीं को भेजेंगे, ठीक है।
बताया था ना 4 बातें। तो ये रूल्स में पूरी बातें लिखी गई है, तो रूल्स जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। अब ये खत्म हो गई। अब सेक्शंस 12 है। सेक्शंस 12 है नोटिस ऑफ सर्टन डिजीज। ये काफी इफेक्टिव है। सेक्शंस 12 नोटिस ऑफ सर्टन डिजीज। नोटिस ऑफ सर्टन डिजीज टोटल कितने हैं, मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है वो नोटिफाइड डिजीज कहलाती है, ठीक है। तो टोटल नोटिफाइड डिजीज कितने हैं, 29। अब लिख दो या आप लोग देख के लिख लेंगे। माइंस के एक्ट में है, आप देख के लिख सकते हैं, या फिर रूल्स के एक्ट रूल्स में है, देख के लिख सकते हैं। ओके, जो पहले 8 था वो तो याद ही होगा ना, निमोकोसिस, यूकोसिस, सिलिकोसिस, फिर मैग्नीज पॉइजनिंग और टच वाली, ठीक है। टच के बाद और क्या था, और भी ऑक्यूपेशनल कैंसर, नॉइज इंड्यूस हियरिंग पैथोलॉजी, मैनिफेस्टेशंस, पॉइजनिंग ऑफ नाइट्रोफ्यूम्स। और अभी जुड़ने वाली है क्या क्या 29 में जुड़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइसल्फाइड पॉइजनिंग, बेरिलियम, क्या क्या बहुत सारे 29 थे, ठीक है। तो ये 29 नोटिस ऑफ डिजीज हम लोग रूल्स में बढ़िया तरीके से देखेंगे। नोटिफाइड डिजीज तो पहला 12 का है, कह रहा है कि वेयर एनी वर्कर इज इन एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट एनी डिजीज स्पेसिफाइड बाय इन द थर्ड शेड्यूल में जो भी डिजीज के बारे में रखा गया है, द एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट शॉल बी सेंड ए नोटिस therefore such authorities and in such a form within such a time as may be prescribed by the appropriate government। मतलब ये भी वही बात कह दिया कि जो भी थर्ड शेड्यूल थर्ड शेड्यूल SCHEDULE, ये याद करना जरूरी है। पूछा जा सकता है कि नोटिस ऑफ ऐसे नहीं, ये पूछा जा सकता है अगर थर्ड शेड्यूल डेंजरस ऑकरेंस है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है थर्ड शेड्यूल में क्या मेंटेन किया गया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं थर्ड शेड्यूल को। शेड्यूल सेकेंड, थर्ड शेड्यूल क्या है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज। लास्ट में आप देखोगे लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज। तो थर्ड शेड्यूल मेरा लिस्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज, और ये डिजीज कितने हैं, 29 है। 29 है, एक बार लिख देता हूँ, आप लोग के साथ साथ हमें भी याद हो जाएगा इसलिए। तो पहला डिजीज है लीड पॉइजनिंग, POIS पॉइजनिंग। लीड से होने वाली जो भी बीमारी है उससे है लीड पॉइजनिंग, ठीक है। इंक्लूडिंग पॉइजनिंग बाय एन प्रिपरेशंस और कंपाउंड ऑफ लीड और देयर सीक्वेली, मतलब लीड से जो भी बीमारी हो रही है तो वो नोटिफाइड डिजीज के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसके बाद लीड टेट्रा इथिली पॉइजनिंग, लीड टेट्रा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए, हो सकता है पॉजिटिव मतलब क्वेश्चंस दे दे एग्जाम में, तो लिखा हुआ चीज हमेशा याद रहता है ना, जो लिख के जाता है उसी की इतिहास बनता है। अदरवाइज मन की बात मन में ही रह गई, जब आप मृत्यु होगी तो मृत्यु के साथ साथ चली जाएगी। बट वही चीज मन की बात अगर लिख दो तो आज नहीं तो कल किसी की नजर पड़ेगी तो वो इतिहास तक रहेगी, ठीक है, इतिहास में भी रहेगी।
उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस पॉइजनिंग और इट्स सिक्वेली। फॉस्फोरस से भी जो भी पॉइजनिंग हो रही है वो भी इसमें मेंटेन किया गया है, फॉस्फोरस पॉइजनिंग। देन आफ्टर चौथा, मरकरी से जितने भी बीमारी है मरकरी वो भी नोटिफाइड डिजीज में है। पांचवा, मैग्नीज पॉइजनिंग, ये तो शुरू से है हमारा, मैग्नीज पॉइजनिंग और इट्स इक्वली। छठा क्या है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक की कितनी, 8 होनी चाहिए भाई, कोई गारंटी नहीं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक बार कंफर्म हो जाना चाहिए। आर्सेनिक 8 नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ आर्सेनिक। डाटा ऑफ है ना, चलो आप मेरे को कमेंट में बता देना आर्सेनिक की एटॉमिक नंबर क्या है। इसके बाद 7th में है नाइट्रोफ्यूमस, पॉइजनिंग बाय नाइट्रोफ्यूमस, देन आफ्टर कार्बन बिसल्फाइड, 8वां में है कार्बन बी सल्फाइड, बाइसल्फाइड सुने थे, ये बी सल्फाइड